हाय दोस्तों, आज की कहानी है रूपा। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते नहीं देख सकता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रूपा सड़क किनारे खड़ी वह कभी सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखती तो कभी कलाई घड़ी की ओर। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे को सरक रही थी, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। परेशान लहजे में वह स्वयं ही बड़बड़ाई, लगता है आज फिर लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव नुमाया हो रहे थे। एक बार फिर उसने उम्मीद भरी निगाहों से दाईं ओर देखा। कोई 4 पहिया मार्शल गाड़ी आ रही थी। रूपा ने इशारा करके गाड़ी रुकवा ली। ड्राइवर ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? मैं कॉलेज जाने को लेट हो रही हूँ, कोई साधन नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे देंगे तो मेहरबानी होगी। रूपा बोली, हाँ, मैं कॉलेज की ओर ही जा रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहते हुए ड्राइवर ने गेट खोल दिया। रूपा तनिक झिझकी, फिर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जा बैठी। कॉलेज के सामने पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उतरकर रूपा थैंक यू कहकर तेज कदमों से चली ही थी कि ड्राइवर ने उसे आवाज दी, सुनो। सुनते ही रूपा ने ड्राइवर की तरफ पलटकर देखा तो ड्राइवर ने रुमाल उठाकर रूपा की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये शायद आपका है। गुलाबी रंग के उस रुमाल के एक किनारे पर सफेद रंग के धागे से कढ़ाई की गई थी। उस पर रूपा लिखा हुआ था। हाँ, मेरा ही है। रूपा उससे रुमाल लेते हुए बोली, आपका नाम रूपा है? ड्राइवर ने पूछा। रूपा ने हौले से सिर हिला दिया और मुस्कुराकर कॉलेज की तरफ चल गई। ड्राइवर तब तक रूपा को देखता रहा जब तक वह दिखाई देती रही। रूपा के ओझल होने के बाद ही वह वहां से गया। युवक ड्राइवर का नाम चंद्रशेखर था और वह नदी मोड़ घोड़ारी का रहने वाला था। रूपा से वह बहुत प्रभावित हुआ। इस रूट पर उसका अक्सर आना जाना होता था। इसके बाद वह रूपा के आने जाने के समय उस रोड पर चक्कर लगाने लगा। जब भी रूपा उसे मिलती, वह ऐसे जाहिर करता मानो अचानक उससे मुलाकात हो गई हो। वह रूपा को कार से उसके कॉलेज तक और कभी कॉलेज से उसके घर के पास तक छोड़ देता। रूपा इस बात को समझने लगी थी कि इत्तेफाक बार बार नहीं होता। महीने में वह कई बार स्कूल से घर और घर से स्कूल आती जाती। सफर भले ही 10 मिनट का होता था, लेकिन दोनों को सुकून 24 घंटे के लिए मिल जाया करता था। इस बीच दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। इस छोटी सी यात्रा के दरमियान दोनों एक दूसरे से खुल गए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और कभी कभी वे गाड़ी से लंबी दूर के लिए घूमने निकलने लगे। एक दिन चंद्रशेखर लॉन्ग ड्राइवर पर निकला तो मार्शल गाड़ी के मालिक ने उसे देख लिया। मालिक ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को उसने चंद्रशेखर से पूछा, तुम गाड़ी में किस लड़की को बिठाकर घूमते हो? साहब, किसी को लेकर नहीं घूमता, बस 1-2 बार बेलसोडा गांव की रहने वाली एक लड़की को उसके कॉलेज तक छोड़ा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करता रहा हूँ। आपके हर आदेश पर मैंने तुरंत अमल किया है और आप इतनी सी बात को लेकर मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मार्शल के मालिक ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारे लिए यह इतनी सी बात होगी, लेकिन कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो जवाबदेही तो मेरी होगी। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ठीक से करो। सैर सपाटे के इतने ही शौकीन हो तो खुद की गाड़ी खरीद लो, फिर जहां चाहो जिसे चाहो बिठाकर घूमते रहना। चंद्रशेखर को मालिक की बात चुभ गई। उसने बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी छोड़ दी। दूसरे तीसरे दिन वह रूपा से एक निश्चित जगह पर मिलने पहुंचा। वह अपनी बाइक से गया था। बाइक की सीट पर बैठा वह रूपा का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रूपा वहां पहुंची। रूपा के बोलने से पहले ही चंद्रशेखर ने कहा, बाइक पर बैठो। रूपा बाइक पर बैठ गई तो वह बाइक लेकर चल दिया।
उस वक्त उसकी बाइक का रुख स्कूल की ओर ना होकर रायपुर जाने वाले सड़क की ओर था। रूपा को यह पता नहीं था कि उसके प्रेमी ने नौकरी छोड़ दी है। रास्ते में उसने एक पेड़ के नीचे बाइक खड़ी की, फिर रूपा को मालिक से हुई तकरार के बारे में बताया। सुनकर रूपा गंभीर हो गई। वह बोली, उन्होंने जो कुछ कहा वह अपनी जगह सही है। अच्छा खासा काम हाथ से निकल गया। तुम क्यों परेशान हो रही हो रूपा? काम चला गया तो क्या हुआ? हाथ पैर और मेरा हुनर थोड़े ही चला गया है। चंद्रशेखर ने उसे समझाया। काम करना है तो कहीं भी कर लेंगे। तुम पर ऐसी दर्जनों गाड़ियां और नौकरियां कुर्बान। फिर चंद्रशेखर जेब के अंदर हाथ डालकर बंद मुट्ठी निकालकर बोला, गेस करो रूपा, इस मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या मालूम? वह बोली, सोचो ना, टॉफी है क्या? रूपा ने पूछा। नहीं, और कुछ बताओ। रूपा ने दिमाग पर जोर डाला। फिर उसने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। तभी चंद्रशेखर बोला, चलो अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। रूपा ने आंखें बंद करके अपनी हथेलियां उसके सामने खोल दी। तभी चंद्रशेखर ने रूपा की हथेली पर कुछ रखकर कहा, अब अपनी आंखें खोलो। रूपा ने आंखें खोली। एक अंगूठी थी जो अमेरिकन डायमंड की थी और जगमगा रही थी। अंगूठी देखकर रूपा बहुत खुश हुई। कैसा लगा? चंद्रशेखर ने पूछा। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा है। पहनकर दिखाओ जरा। जब लाए ही हो तो तुम ही पहना दो ना। कहती हुई रूपा ने अपना हाथ चंद्रशेखर की ओर बढ़ा दिया। रूपा के हाथों से अंगूठी लेकर रूपा को पहना दी। उसकी उंगली में अंगूठी अच्छी लग रही थी। सड़क के किनारे गन्ने का एक खेत था। चंद्रशेखर ने उस ओर इशारा किया तो रूपा बोली, गन्ना खाना चाहते हो तो जाओ ले आओ। ऐसा करते हैं, दोनों वहीं खेत में चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे गन्ने की झुरमुटों से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। चंद्रशेखर ने जिद की तो रूपा को झुकना पड़ा। फिर दोनों गन्ने के खेत की ओर बढ़े और खेत में भीतर घुस गए। 2-4 कदम चलने के बाद रूपा ठिठकी तो चंद्रशेखर बोला, अरे आओ ना, आओ। आती क्यों नहीं? अच्छा सा गन्ना तोड़ेंगे। डरती झिझकती रूपा चंद्रशेखर के पीछे चलने लगी। गन्ने के सूखे भूरे पत्ते पैरों में दबकर चरमरा की आवाज कर रहे थे। जब दोनों काफी भीतर घुस गए तब चंद्रशेखर ने अपनी बाइक और सड़क की ओर देखा, लेकिन झुरमुटों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चंद्रशेखर ठिठका। उसे ठिठकते देखकर रूपा भी ठिठक पड़ी। चंद्रशेखर उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। रूपा यहाँ तक चली आई। गन्ना ही खाना होता तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? पहले ही ना तोड़ लेता। फिर क्यों आए इतनी दूर? मैं अभी भी नहीं समझी। चंद्रशेखर के होठों पर शरारत उभर आई। वह रूपा के करीब पहुंचा और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। रूपा, चंद्रशेखर ने तर्जनी अंगुलियों को अंगुली पर रखा तो रूपा बोली, ओह, इसलिए मुझे यहाँ इतनी दूर लाए हो? हाँ, तुम तो जानती हो कि वहाँ तो ऐसे कुछ कर नहीं पाते। जगह भी मुफदीन नहीं थी। यहाँ भला हमें कौन देखेगा? कहकर चंद्रशेखर ने रूपा को अपने बाहु पास में लेना चाहा। वह कोई ठोस निर्णय ले पाता कि उसने देखा रूपा उसके पीछे देख रही है। वह पीछे पलटा तो एक गाय तेजी से दौड़ती आ रही थी। गाय के पीछे से रखवाली करने वाले किसान की हाहू की आवाज उन दोनों के कानों तक पहुंची। रूपा बोली, चलो, यहाँ से गाय आ रही है। लगता है किसान गांव के पीछे पीछे आ रहा है। फिर कई गायों का झुंड गन्ने में घुस आया। किसान की आवाज भी करीब आती जा रही थी। फिर रूपा वहाँ नहीं ठहरी। वह हाथों से गन्ने के पत्तों को अलग करती हुई वहाँ से भागी। चंद्रशेखर भी हड़बड़ाए अंदाज में बाइक की ओर भागा। रूपा हाँफ रही थी। वह हाँफती हुई बोली, खा लिए गन्ने, ऊपर से देखो। उसके सैंडल की पट्टी एक ओर से उखड़ गई थी। पत्तों से हाथ पैर अलग
छिल गए थे। रूपा बोली, कहाँ लाकर फंसा दिया। फिर दोनों वहाँ ठहरे नहीं, बाइक पर बैठकर चले आ गए। इसके बाद दोनों की मेल मुलाकातों की चर्चाएं पहले कानाफूसी में तब्दील हुई, फिर बेल सोंडा में दोनों की मुलाकात और प्यार की चर्चाएं होने लगी। यह बात रूपा के पिता सुरेंद्र और माँ जमुना के कानों तक भी पहुंची। चूंकि लड़की बालिग हो चुकी थी और बगावत पर उतर सकती थी, इसलिए सुरेंद्र ने रूपा को अपनी बड़ी बेटी हेमलता की ससुराल में उसके पास भेज दिए। रूपा हेमलता के यहाँ 20 से 25 दिन रहकर पिता के घर आ गई। इस बीच चंद्रशेखर ट्रक चलाने लगा था। गुजरे हुए समय में रूपा और चंद्रशेखर ने सैकड़ों ख्वाब देखे थे। गांव आने के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। 20 से 25 दिनों की जुदाई के बाद चंद्रशेखर और रूपा की मुलाकात हुई। चंद्रशेखर ने उससे शिकायत की, रूपा, तुम अपनी बहन के पास रायपुर जाकर इतनी मशगूल हो गई कि एक फ़ोन तक नहीं किया। मेरे पास फ़ोन था ही कहाँ। रूपा सफाई में बोली, क्यों, कहाँ गया तुम्हारा फ़ोन? घर वालों ने ले लिया था। नंबर तो जानती हो, फ़ोन किसी से मांग लेती। मैं दीदी की देखभाल में थी। यह क्यों नहीं कहती कि मैं याद ही नहीं रहा तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मिलना और हमारा प्यार गांव वालों की नज़रों में आ चुका है। अब ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। रूपा बोली, रूपा, तुम मिलने की बात पर अटकी हो। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर बोला, हमारे चाहने से क्या होगा, घर वालों और समाज की मंजूरी भी जरूरी है। रूपा तनिक चिढ़ गई। रूपा, तुम्हारी यह बात गलत है। बताओ, जब तुमने मुझसे प्यार किया था तो क्या घर, समाज और परिवार से पूछकर किया था? नहीं, उस वक्त मुझ पर घर, परिवार और समाज का दबाव नहीं था। और आज मैं इन तीनों की निगाहों में हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनसे लड़कर विद्रोह कर सकूं। यह बात तुम्हें इस वक्त सोचनी चाहिए थी, जब प्यार की डगर पर चंद कदम ही बढ़ी थी। अब तो हम बहुत दूर निकल आए हैं। रूपा, इसका मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगी? माना कि हम दोनों साल भर साथ रहे, दोस्ती की तरह, लेकिन इस अपनेपन को प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। कुछ पलों तक हैरानगी, बेचैनगी से रूपा की ओर देखकर चंद्रशेखर बोला, ऐसा मत कहो रूपा, हमारी चाहत को अपनेपन का लबादा मत चढ़ाओ। मैंने तुम्हें और खुद को लेकर ढेरों ख्वाब देखे हैं। तुम्हारे विचार जानकर जी चाहता है कि इसी सड़क पर किसी वाहन के नीचे कुचलकर मर जाऊं। वह गहरी सांस लेकर फिर बोला, सचमुच मैं बहुत दूर निकल गया हूं तुम्हारे साथ। अब वापस लौटना मुमकिन नहीं। सड़क पर सिर पटक कर मरना चाहते हो? ऐसा करके क्या यह जाहिर करना चाह रहे हो कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते? रूपा तीखे शब्दों में बोली। चंद्रशेखर रूपा की बात सुनकर पहली बार आपे से बाहर होता हुआ बोला, मत भूलो रूपा कि जिस सड़क पर मैं स्वयं को फना करने का मादा रखता हूँ, यही इस सड़क पर तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। वह फिर गिड़गिड़ाया, प्लीज रूपा, ऐसा मत करो। चंद्रशेखर, तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो या फिर समझना नहीं चाहते। रूपा, तुम क्या समझाना चाह रही हो और मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ तो सुनो। फिर कह रही हूँ कि जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वह प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती थी। इसके बाद चंद्रशेखर के होठों से बेबसी में शब्द निकले, रूपा, जिस प्यार को तुम दोस्ती का नाम दे रही हो, इससे अच्छा है कि इसे बेनाम ही रहने दो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है। चंद्रशेखर अभी कुछ और बोलने ही जा रहा था कि रूपा यह कहते हुए वहाँ से चली गई कि तुम्हें जो समझना है समझते रहो। इतना मानकर चलो कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। उसने चंद्रशेखर की आवाज को कोई तरजीह नहीं दी। फिर वह उस ओर चला गया जहाँ एक पेड़ के नीचे उसकी बाइक खड़ी थी। सोचों का बवंडर चंद्रशेखर को झकझोरने लगा था। रूपा आखिर इतनी निर्मोही, बेमुखवत कैसे हो गई? वह अपने गांव की ओर बढ़ गया।
2 पखवाड़े बाद उसने रूपा से मिलने का मसूबा बनाया। किसी तरह से वह रूपा से मिलने में कामयाब भी रहा। अब की बार वह रूपा से मिलकर ठोस निर्णय लेने के पक्ष में था। वह उस स्थान पर खड़ा रहा जहां पर रूपा से मिलना था। रूपा वहां आई। काफी इंतजार करवाने के बाद वह चंद्रशेखर से मिली। चंद्रशेखर ने किसी तरह की भूमिका नहीं बांधी। वह सीधे मुद्दे पर आ गया। रूपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रूपा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चंद्रशेखर रूपा की ओर टकटकी लगाकर देखता हुआ बोला, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा भला कमा लेता हूँ, घर से भी संपन्न हूँ। अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें वह सब कुछ देने का प्रयास करूँगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखती होगी। चंद्रशेखर, मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। चंद्रशेखर कुछ बोलने वाला ही था कि रूपा ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। मेरे घर के लोग मेरी शादी जहाँ करेंगे मुझे मंजूर होगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और हाँ, अभी तक जो कुछ तुमने मुझे दिया है जिसके 10 लौटा रही हूँ। रूपा ने एक कैरी बैग चंद्रशेखर की ओर बढ़ा दिया। अपने पास ही रखो इसे। मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता, तुम्हारी मर्जी। और हाँ, यह ख्याल रखना कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रूपा जाने को हुई तो चंद्रशेखर ने धमकी दी, रूपा, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते नहीं देख सकता। तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं बन पाओगी। याद रखना। कुछ दिनों तक चंद्रशेखर के हवास पर रूपा का इनकार डंक मारता रहा। जलन की आग ने चंद्रशेखर को बुरी तरह सुलगा रखा था। उसे करार तभी आता जब या तो रूपा उसकी हो जाती या वह रूपा के वजूद को मिटा देता। उस पर पागलपन काबिज हो चुका था। दिमागी संतुलन खोता जा रहा था। आखिर उसने एक योजना बना ली। उसी के तहत वह रूपा की रैंकिंग करने लगा। 11 फरवरी सन 2021 को दोपहर करीब 1:15 बजे रूपा अपनी बहन हेमलता के साथ दवा लेने एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची। चंद्रशेखर कई दिनों से रूपा की टोह में लगा था। किसी छलावे की तरह चंद्रशेखर रूपा के सामने पहुंच गया। उसके साथ बाइक पर उसके 2 दोस्त भी थे। अप्रत्याशित रूप से अपने सामने चंद्रशेखर को देखकर रूपा घबरा गई। चंद्रशेखर ने दोनों को अपने साथ इसलिए रखा था कि किसी तरह का व्यवधान आने पर उसकी मदद करेंगे। तभी फुर्ती से देसी तमचा निकालकर चंद्रशेखर रूपा की ओर तानते हुए बोला, रूपा, तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। चंद्रशेखर का खूंखार चेहरा देखकर रूपा ने डरकर भागना चाहा। तभी चंद्रशेखर ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी बड़ी बहन हेमलता ने बीच बचाव करने की कोशिश की। जब तक वह कामयाब होती तब तक गोली रूपा की कनपटी के बाहर हो चुकी थी। गोली लगते ही रूपा जमीन पर गिर पड़ी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वह तीनों बाइक पर बैठाकर वहां से भाग गए। चंद्रशेखर के कहने पर उसके दोस्तों ने उसे नदी मोड़ के पास बाइक से उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोपहर 2:15 बजे चंद्रशेखर सीधे थाना सिटी कोतवाली महासमुंद पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को उसने रूपा की हत्या करने की बात बता दी। थाना प्रभारी ने उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने यह सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में एडिशनल एसपी पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतका के घर वालों से पूछताछ करने के बाद रूपा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद उसी दिन शाम के समय आरोपी को उन्हीं के गांव मुरैना से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि पूरी होने से पहले ही पुलिस ने
उन्हें फिर से कोर्ट में पेश कर महासमुंदर जेल भेज दिया।